हेलो बच्चों, आज हम करने वाले केवीटी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। पिछले लेक्चर में हमने इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और इंडक्शन कैसे होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो बिना टाइम पास के चलते देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ो कि टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडी R1 एंड R2 एंड कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा प्लस रो एंड माइनस रो रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड सच दैट पार्शियली ओवरलैप, थोड़ा सा ओवरलैप किया गया बच्चों, as shown in the figure at all points in the overlapping region। इस हर एक पॉइंट पे बच्चों, इस पॉइंट यहाँ 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 हर एक पॉइंट पे चार ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा सही है हमें वो देखना है। ये 2013 में एडवांस में क्वेश्चन है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्या इस रीजन के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। देखो इतना प्लस रो है बच्चों, इतने एरिया का प्लस रो और इतने एरिया का माइनस रो भी है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा बच्चों, ये पोर्शन खाली रहेगा। तो यहाँ पे रो क्या रहने वाला है इसमें बच्चों, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या जीरो होगी, इसमें ये कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इस टोटल की बजाय कैलकुलेट नहीं करने के बजाय मैं एक छोटा सा पॉइंट लेता हूँ बच्चों, मान लेता हूँ इस पे चार्ज है क्यू, इस वॉल्यूम में इस पे चार्ज मान लेता हूँ बच्चों क्यू है। इस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और ये डिस्टेंस आर है मान लेता हूँ। अब मन मन में सोच लेना ये आर है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। हमें इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे चार्ज रखा है कि नहीं रखा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब कि इसके हर पॉइंट की वजह से इस रीजन ओवरलैपिंग रीजन के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, क्या मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, कैसे होगा यार। ये इसकी रेडियस कुछ अलग है, इसकी रेडियस देखो, अगर मेरा ये टोटल स्फीयर होता और इसकी मान लेता हूँ रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इस पे चार्ज क्यू है। एक बार क्यू के लिए समझा रहा हूँ, क्यों मैं क्यू के लिए मैं पता है पोटेंशियल कितना लिखते हैं हम, पोटेंशियल कितना लिखते हैं बच्चों, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू किसी आर डिस्टेंस पे, सी आर डिस्टेंस पे 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब देखो जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे, आर बढ़ाएंगे, आर बढ़ा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा होगा, स्क्वायर करेंगे और बढ़ाएगा तो नेगेटिव में इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल कम होगा। आर कम करेंगे, छोटे का स्क्वायर करेंगे तो बड़े वाले से तो कम ही आएगा ना स्क्वायर भी, तो ये कम होगा ये बड़ा होगा तो पोटेंशियल बड़ा होगा। तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वो तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा मेरा, कम या ज्यादा होता जाएगा। तो पोटेंशियल तो सेम नहीं रहेगा ना, तो हर पॉइंट पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, अच्छे तरीके से और समझ में आएगा आपको। इसमें तो मैं ऑप्शन दे दिए, अपने पोटेंशियल कांस्टेंट है कि नहीं है वो देख लेना है, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, उसमें एक एक चीज और बताऊंगा मैं। अब देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहने वाला है इसके हर एक पॉइंट पे। चलो वो देख लेते हैं। मान लेता हूं ये कोई पॉइंट P है बच्चों, इस पॉइंट P पे इसकी वजह से भी मैं कैलकुलेट करना है और इसकी वजह से भी मैं कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट मान लेता हूं बच्चों O1 और ये पॉइंट मान लेता हूं बच्चों O2। यहां से यहां डिस्टेंस मान लेता हूं बच्चों S1, स्फीयर फर्स्ट की S1 मान लेता हूं और ये डिस्टेंस मान लेता हूं बच्चों S2। अब आपको पता है ये कोई मेरा स्फीयर है बच्चों जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बच्चों रो, इसके वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां से सी आर डिस्टेंस पे जाएंगे तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, इनसाइड में कितनी होती है रो आर अपॉन 3 ε0। अगर आर वेक्टर लिखना है तो ये आर वेक्टर होगा, ये तो आर कैप होगा। आर वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर, इनके बीच का पोजीशन वेक्टर लेंगे बच्चों और इसके लिए माइनस कर देंगे। तो इसके लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, अगर मैं इसका माइनस कर दूंगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बच्चों। देखो इस फर्स्ट स्फीयर के कारण अगर कंप्लीट होता ये ओवरलैप नहीं होता, और माइनस रो वाले के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो माइनस रो वाले के लिए ये माइनस रो है, यहाँ पे यहां से ये डिस्टेंस है बच्चों मान लेता हूँ R2, तो इस पॉइंट पे कितना होगा मेरा माइनस का रो R2 अपॉन 3 ε0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इतना रीजन ओवरलैप होगा, इतना रीजन मेरा ओवरलैप होगा बच्चों। और ये सेंटर से सेंटर अगर डिस्टेंस मिलाओगे आप, मैं मान लेता हूं ये S वेक्टर है बच्चों,
एस वेक्टर O1 से O2। तो ये देखो इस फर्स्ट के लिए रो और S1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड के लिए माइनस करूंगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या बच्चों माइनस रो S2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट यहां से कॉमन लेंगे S1 वेक्टर माइनस S2 वेक्टर। हमें तो देखना है डिस्टेंस क्या फिक्स रहेगी इसके बीच में क्या, तब तो कांस्टेंट रहेगा वरना तो रहेगा नहीं ना। देखो ये S2 वेक्टर है और ये S1 वेक्टर है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोलता है, किसी ट्राइंगल की टू साइड्स सेम ऑर्डर में हो तो थर्ड साइड उसका रिजल्टेंट देती है। सो S प्लस S2 इज इक्वल टू S1। सो S वेक्टर इज इक्वल टू S1 माइनस S2 आ गया बच्चों। तो S1 माइनस S2 की जगह क्या लिख सकते हो S वेक्टर। सो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट S वेक्टर। ये तो है बच्चों हमारा किस पे, मैं तो मैग्नीट्यूड बताना है, लेकिन ये तो डिस्टेंस तो फिक्स है ना O1 और O2 के बीच में, डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होनी इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर के बीच में। सो ये हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड। ये तो मेरे डायरेक्शन में आंसर लेके आऊं। मैग्नीट्यूड में क्या होगा मेरा रो S अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो S अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ ये कांस्टेंट है कि नहीं। हर पॉइंट किसी पॉइंट पे निकाल सकते हो आप, इस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट पे निकालोगे, लेकिन ये हमेशा ही यही रहने वाला है बच्चों S वेक्टर। अब देखो कभी इस पॉइंट पे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तो S1 वेक्टर इसको मान लेना, S2 इसको मान लेना, लेकिन ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी ना बच्चों। हमें तो ये डिस्टेंस ही सही है बस, पॉइंट कहीं मानो S1 वेक्टर यहां मान लेना, यहां मान लेना, S1 वेक्टर ये मान लेना, S2 वेक्टर ये मान लेना, लेकिन जैसे ही करोगे तो ये आएगा रिजल्ट ये डिस्टेंस O1 O2। तो ये तो हमारी कांस्टेंट है ना, तो किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा रो S अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बच्चों क्या रहने वाला है कांस्टेंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम रहेगी बच्चों। O1 टू O2 S वेक्टर हमने निकाला क्या, S वेक्टर कहां से कहां है, इसके सेंटर से इसके सेंटर की ओर। अगर हम अगर ये S वेक्टर हम कुछ ऐसे मानते O2 टू O1 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। O2 टू O1 मानते तो S वेक्टर प्लस S1 इज इक्वल टू S2 आ जाता है ना, लेकिन ये डिस्टेंस तो हमारी सेम ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती। तो रो S अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो C और D ऑप्शन दोनों हमारी क्या करेक्ट है, A और B दोनों रॉन्ग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़े पहले कि ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बच्चों रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में डिफरेंस आपको पता है बच्चों। कंडक्टिंग स्फीयर वो होता है बच्चों जो भी हम चार्ज देंगे ना उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो नॉन कंडक्टिंग क्या होगा, जो भी चार्ज देंगे वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी चार्ज डेंसिटी है बच्चों रो, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको बोल सकते हैं हम रो। अब आगे हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है, शोन इन द फिगर फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो, अब इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से इतना सा बच्चों स्फेरिकल कैविटी को मैंने कट कर लिया। कट करने का मतलब बच्चों न तो इस पे कोई चार्ज रहेगा बच्चों, न इस पे कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अब इसको कट करने के बाद एक पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद में समझाता हूं। एक तो ये है बच्चों, अगर मैं ये कट नहीं करता तो, एक बार मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये मैं कट नहीं करता तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों। यहां से मुझे 8r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये मान लेता हूं यहाँ पे 8r है बच्चों, मान लेना यार ये 4r है, कम से कम इतना होना चाहिए, लेकिन आप समझदार हो। मुझे एक ये स्फेरिकल कैविटी भी तो बनानी है ना, ये पॉइंट P है बच्चों। अब देखो प्लस एक ऐड और करते हैं तो स्फेरिकल कैविटी को कितना है बच्चों, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ 8r, ये 2r 6r क्या, तो ये डिस्टेंस है मेरी 6r, एक पॉइंट P। अब देखो इस पे मानना पड़ेगा मुझे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नेगेटिव। क्यों,
अगर इतनी कैविटी को उठाकर मैं यहां रखूंगा, देखो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, पहले ये कैविटी नहीं है, इसमें देखो पहले कैविटी नहीं है, इतने से वॉल्यूम हुए, ये देखो बच्चों कुछ ऐसे थी मेरी, है ना, इस पे भी प्लस सिग्मा थी, प्लस रो थी। अगर ये माइनस रो को मैं यहाँ पे उठाऊंगा तो पहले इस पे कितना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था बच्चों, रो। अगर मैं माइनस को इस पे इंसर्ट करवाऊंगा तो कितनी रहेगी, पहले प्लस रो, उसके बाद इस पे माइनस रो का ओवरलैप करूंगा तो कितना आएगा मेरा, इस पे इतने से वॉल्यूम में कितना चार्ज रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा बच्चों। तो मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा, इस पे टोटल पे मान रहा हूं बच्चों माइनस सिग्मा है, टोटल पे डिस्ट्रीब्यूट है ये फिलहाल, टोटल अलग कर दिए तो टोटल पे डिस्ट्रीब्यूट है, साथ में थे तो इस पे कोई सिग्मा विग्मा नहीं था बच्चों। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा ये सिस्टम बनेगा, ये तो बनेगा। अगर मैं इसको इस पे ओवरलैप करूंगा, इसको अगर मैं इस पे ओवरलैप करूंगा तो इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो मेरा ये सिस्टम ऐसा ही रहने वाला है ना। तो अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए स्फीयर के बाहर कितने होते हैं, सॉलिड स्फीयर के बाहर, यार रो के फॉर्म में आपको पता होना चाहिए यार बच्चों, है ना, रो के फॉर्म में बाहर होता है तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, और इनसाइड तो बता चुका हूं मैं, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, और सरफेस पे रो कैपिटल आर, ये 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है बच्चों। देखो रो आर, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर क्या है, स्फीयर की जो भी स्फीयर होगा उसकी रेडियस, आर क्या है जिससे इसके सेंटर से जिस पॉइंट तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां तक की डिस्टेंस। सो रो आर क्यूब, आर यहाँ पे 4r है, सो 4r का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है यहां से यहाँ कितनी है, अच्छा गिवन तो 8r का स्क्वायर। अब देखो 4 का क्यूब 64, 8 का स्क्वायर 64 तो कैंसिल, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर तो बचा ऊपर मेरा आर, सो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो इस सिस्टम के कारण है, अगर यार ये मैं कट कर रहा हूं यहां से ना, नहीं कुछ गलत मत समझाना। अब इसके लिए देखो माइनस सिग्मा अपॉन सॉरी इंटू आर क्यूब, इसके रेडियस है बच्चों आर, हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूं, आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों 6r, पॉइंट पी तक के कैलकुलेट करना है, सो 6r का स्क्वायर, सो माइनस का रो अपॉन रो आर, 36 इंटू 3 108 एप्सिलॉन नॉट, 108 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो या तो आप ये माइनस लिखो साथ में, या फिर ऐसे करो माइनस को मत लिखो, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तब तो माइनस लिखना नहीं है बच्चों। अब माइनस के साथ करेंगे तो ऐसा कहेंगे इसको इसके साथ जोड़ दो, प्लस या फिर माइनस रो आर अपॉन 108 एप्सिलॉन नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों मेरी पॉइंट पी पे बचेगी इस सिस्टम के कारण। देखो 108 एप्सिलॉन नॉट मेरा क्या आ गया एलसीएम, सो ये बचा 36 रो आर माइनस का रो आर, तो ये हो गया बच्चों 35 रो आर अपॉन 108 एप्सिलॉन नॉट, 108 एप्सिलॉन नॉट। आप क्यू के फॉर्म में भी कर सकते हो बच्चों ना, क्यू को इसमें कैसे लिखेंगे, क्यू को रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, सो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, कुछ ऐसे ही उसमें लिखेंगे, क्यू के भी फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 4r रेडियस के 2r, बस ये पॉइंट हटा देता हूं। ये जो स्फेरिकल कैविटी है इस बार किस साइड में, अच्छा स्फेरिकल कैविटी तो कुछ ऐसी ही थी बच्चों, ये है मेरी स्फेरिकल कैविटी जिसकी रेडियस है r, इसके सेंटर से डिस्टेंस ये भी 2r है, और यहां से 2r डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट P गिवन है बच्चों, इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस सिस्टम की वजह से, टोटल वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इस स्फेरिकल कैविटी को मैंने कट कर लिया है, तो कुछ ऐसे देखो
रो कूलम पर मीटर क्यूब। यहां से 2r डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है दोस्तों। इसकी रेडियस कितनी है 4r। इसके टोटल वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो कुछ ऐसा होता, लेकिन इतनी कैविटी को मैंने कट कर लिया दोस्तों। कट करेंगे तो इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी मेरी माइनस का रो, माइनस का रो। और यहां से कितनी डिस्टेंस है दोस्तों, ये हमें गिवन है कितनी डिस्टेंस है 2r और 2r 4r। ये भी 2r है और ये भी 2r है, तो यहां से कितनी होगी दोस्तों 4r। ये डिस्टेंस है मेरी 4r। इस पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है, इस पे नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी रेडियस है बच्चों r। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं बच्चों, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये स्मॉल r कौन सा है, जिस सेंटर से हमें जिस पॉइंट तक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बच्चों। सो रो यहां से सेंटर से डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो ये आ गया मेरा 2 रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस पे देखो बच्चों नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके आउटसाइड है स्फीयर से, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी 3r स्क्वायर r क्यूब, अच्छा रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जो पीछे देखा था हमने अभी। सो रो r क्यूब, इसके लिए r रेडियस है, सो r क्यूब रेडियस तो r ही है 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां से सेंटर से डिस्टेंस देखो बच्चों कितनी है 4r, तो 4r का स्क्वायर कितना 16r स्क्वायर। सो ये हो गया r क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल, सो रो r और 48 एप्सिलॉन नॉट 48 एप्सिलॉन नॉट। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड से इतने को नेगेटिव करूंगा, ये होता है बच्चों माइनस माइनस माइनस। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये माइनस करो, माइनस का रो r अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। सो एलसीएम आ गया मेरा 48 एप्सिलॉन नॉट, 48 16 32 रो r माइनस का रो r, सो 31 रो r अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। ये कैलकुलेशन आप देख लेना बच्चों, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को आना चाहिए दोस्तों। अगर टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो देता और इसी पॉइंट पे निकालना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी होती। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, वाई एक्सिस एन इन्फिनिटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, ये क्या मेरा सॉलिड सिलेंडर है इन्फिनिटली लॉन्ग है, ऑफ रेडियस r हैज ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बच्चों रो। It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown in the figure. Find the magnitude of the electric field at the point P. इस point P पे हमें magnitude निकालना है बच्चों, which is at a distance 2r from the axis of the cylinder. इस सिलेंडर की एक्सिस से 2r डिस्टेंस पे हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। बता पाओगे? इस सॉलिड सिलेंडर के कारण सी आउटसाइड पॉइंट पे, इस स्फेरिकल कैविटी के कारण भी सी आउटसाइड पॉइंट पे। अब मैं बार बार वो डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, तो पहले इसके कारण टोटल के कारण निकाल लेता हूँ। टोटल के कारण आउटसाइड पॉइंट पे कितना होता है मेरा, ए ड्यू टू सिलेंडर, ये होता है रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और r है वो सॉलिड सिलेंडर का रेडियस है और ये r है सिलेंडर के सेंटर से मैं जिस पॉइंट तक डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए, वो डिस्टेंस है। सो रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, r कितना ये 2r, सो 2r, एक r से ये r कैंसिल, सो रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इसका इतना माइनस कर देंगे, कितना है बताओ, ये रेडियस है बच्चों r बाई 2 और यहां से कितना डिस्टेंस है 2r डिस्टेंस पे हमें चाहिए। रो माइनस रो करेंगे, इसमें कैविटी को कट किया ना, इसको माइनस रो करेंगे, कितना आएगा बताओ। सॉलिड स्फीयर के बाहर कितना होता है मेरा, रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो रो माइनस का रो r क्यूब, r कितना है इसका r बाई 2, सो r बाई 2 का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये कितना है बच्चों 2r, ये है देखो इसका भी सेंटर ये है,
इसका भी सेंटर ये डिस्टेंस 2r है, तो ये भी डिस्टेंस 2r है। सो 2r का स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मिलेगी बच्चों। इसमें से ये माइनस करोगे तो ठीक है ना, कितनी आएगी वो कैलकुलेट आप खुद कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। Q इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड Q इज ए कंडक्टर। देखो जो ओरिजिन पे रखा है ये Q है, एक मेरा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो Q हमें गिवन है वो एक कंडक्टर की सरफेस है बच्चों, है ना। इज अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्ज एंड कंडक्टर इज शोन इन द फिगर। हमें देखो E इज इक्वल टू E नॉट 1 माइनस ky स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में दे दी है बच्चों। फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ये है, वेयर k इज इक्वल टू 0.25 इफ पोटेंशियल एट चार्ज Q इज टेकन 100 वोल्ट। इस पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है मेरी 100 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट B ऑन द कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। तो ये बात तो आपको पता है बच्चों कि कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी है बच्चों, कंडक्टर एक हमारी इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है। तो इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल होगा ना वही इस पॉइंट पे होगा, 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 वही इस पॉइंट पे होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाले तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लगाओ। बोलो सर ये तो कौन सा केवीटी का क्वेश्चन है? केवीटी का नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों, क्वेश्चन तो अच्छा है ना। नेगेटिव E डॉट डी आर लिखते हैं, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट किस के लॉ में? वाई के लॉ में। तो E डॉट डी वाई, ई डी वाई कॉस थीटा 0, तो ई डी वाई। सो डेल्टा वी, और कहां से कहां बच्चों? 0 टू वाई में 2 है, सो 0 टू 2। ई की वैल्यू कितनी है? E नॉट 1 माइनस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। देखो डेल्टा वी माइनस E नॉट बाहर ले रहा हूं, सो डी वाई का वाई माइनस का के वाई क्यूब अपॉन 3 और 0 टू 2। सो E नॉट वाई माइनस का के, सॉरी लिमिट रखो आप, 2 माइनस के की वैल्यू 0 पॉइंट कितने दी हमें? 25, 1 अपॉन 4 वाई क्यूब, सो 8 अपॉन 3, और वाई 0 के रखेंगे तो 0 ही आएगी। 2 माइनस 2 बाई 3, 6 माइनस 2 4 बाई 3। सो E नोट की वैल्यू कितनी दी हमें? 50 इंटू 4 बाई 3। सो ये आ गया बच्चों 200 बाई 3। 200 बाई 3 की वैल्यू आती है मेरी 66.7 वोल्ट। ये बच्चों मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा? VA माइनस VP इज इक्वल टू, लेकिन ये सब यार नेगेटिव बोल गया मैं, हाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव माइनस का 66.7 वोल्ट है बच्चों, नेगेटिव ऑफ 66.7 वोल्ट। तो VA कितना होगा मेरा? माइनस का 66.7, इधर जाएगा तो प्लस, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल में पता है कितना? 100 वोल्ट। सो 100 वोल्ट, सो ये हो जाएगा 33.3 क्या? सो 33.3 वोल्ट। आपको ए पॉइंट पे पूछे, किसी इस पॉइंट पे पूछे, किसी इस पॉइंट पे पूछे, और किसी इस पॉइंट पे पूछे, तो आप, क्योंकि कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है, किसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो, जो इजी लगेगा वो तो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना बच्चों? आया कि नहीं आया समझ? बताओ कि वाई क्यों लिया, डेल्टा वी क्यों लिया? क्योंकि मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? अब देखो एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है जो करवा देता हूं मैं, केवीटी भी बेस्ट है वो भी। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ए केविटी ऑफ रेडियस r इज मेड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर। ये कोई सॉलिड स्फीयर है, इसके इनसाइड में कोई केविटी बनी हुई है। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर इज रो। जो भी ये स्फीयर रिमेनिंग है, इस केविटी को हटाओगे तो टोटल वॉल्यूम v बनेगा, लेकिन अगर इस केविटी को लेके आओगे तो जितना रिमेनिंग स्फीयर बचेगा उसका हमें रो गिवन है बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन चार्ज E एंड मास m is released inside the cavity from point P। देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट P है बच्चों, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और इसका मास है क्या? m। Released from inside the cavity from point P as shown in the figure, the center of sphere and the center of the cavity are separated by distance a। सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ कैविटी के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है a है।
द टाइम आफ्टर विच द इलेक्ट्रॉन अगेन टचेस द स्फीयर। अब ये कितने टाइम के बाद में इलेक्ट्रॉन है वो टच करेगा बच्चों। एक तो मैंने आपको अभी बताया था बच्चों, इस टोटल का वॉल्यूम रो मानेंगे और इसका क्या मानेंगे, कैविटी का माइनस का रो मानेंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्यों, उससे हमें फोर्स का पता चलेगा। हमें टाइम कैसे निकालना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह सब कुछ चाहिएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे करेंगे, देखो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है मेरी, देखो ये इनसाइड में ही है बच्चों, ये डिस्टेंस ये ओ मान लेता हूं, ये मान लेता हूं ओपी, ओपी वेक्टर, देखो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर की कितनी होगी, इनसाइड पॉइंट है बच्चों सॉलिड स्फीयर की, सो रो आर कितना है मेरा, ओपी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो आप जानते होगे ना, इनसाइड आउटसाइड कितनी लिया हमने, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, लेकिन इनसाइड रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, लेकिन आर को हमने क्या लिया, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होगा हमारा, माइनस इसका करेंगे बच्चों, सरफेस पे है कितना होगा, इसकी रेडियस आर है, और ये मान लेता हूँ बच्चों इसका सेंटर कुछ को पॉइंट ये गिवन है क्या, नहीं है क्या, तो ये मान लेता हूँ ए, ये हो गया बच्चों एपी वेक्टर, एपी वेक्टर, ओपी वेक्टर और रो एपी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, और ये कौन सा हो गया मेरा, ए वेक्टर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आप जानते हो बच्चों कि टू साइड्स का अगर सम करेंगे तो थर्ड साइड वो रिजल्टेड देगी, मतलब ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर माइनस एपी वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर, यहाँ से ओपी वेक्टर माइनस एपी वेक्टर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए वेक्टर, सो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, सो ओपी वेक्टर माइनस एपी वेक्टर, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ओपी माइनस एपी क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा मेरा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, रो चेंज नहीं होगा, 3 चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा, ए चेंज नहीं होगा, और ये डायरेक्शन है कैविटी के इनसाइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों मेरा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब ये मैं कैविटी आउटसाइड बना रहा हूं बच्चों, यहाँ पे यहाँ से ये रेडियस है बच्चों आर इसकी, और ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बच्चों, है ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन में आने वाली है। तो ये टचेस कब करेगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन की फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसका मास m है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देता ना बच्चों तो ये कभी दोबारा स्फीयर को टच ही नहीं कर पाता, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये कुछ ऐसे, ये 45 डिग्री का ऐसे ट्रेवल करेगा बच्चों ये इलेक्ट्रॉन, ये मान लेता हूँ पॉइंट पी है, तो ये मान लेता हूँ बच्चों पॉइंट क्यू है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया जिसका मास m है, तो ये यहाँ पे आके टच करेगा बच्चों, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो लगने वाला फोर्स भी कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो लगने वाला इस पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चों टाइम निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये r है, r का cos 45, ये r का, अच्छा वैसे भी कर सकते हो आप, है ना, देखो ये r का cos 45 है, r cos 45 डिग्री, ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक कॉर्ड टाइप जीवा है इसकी, कॉर्ड जीवा ही बोलते हैं शायद इसको ना, कॉर्ड है, सेंटर से इस कॉर्ड
पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दो इक्वल भागों में बांट देगी, वरना वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 2r cos 45 डिग्री हो गया बच्चों, कितना 2r cos 45 डिग्री, 2r cos 45 डिग्री। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट, कैसे कर सकते हैं इसको, टाइम निकालना हो तो, क्यों हमें डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम निकालना है बस, एक्सेलेरेशन पता करना पड़ेगा। चलो फोर्स निकालते हैं इस पे, यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी होगी q इंटू ई। सो q कितना मेरा इलेक्ट्रॉन ई, रो ई ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ए कितना होगा f अपॉन m, रो ई ए अपॉन 3m एप्सिलॉन नॉट, 3m एप्सिलॉन नॉट, क्यों इलेक्ट्रॉन का मास कितना बच्चों m। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, लेकिन इनिशियली इसको रिलीज किया गया बच्चों, इनिशियली रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों 0, तो टाइम पीरियड सॉरी टाइम क्या होगा इसका √2s अपॉन a। अब यार वैल्यू रख सकते हो आप, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखनी है, s हमारा एक 2r cos 45 है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो √2r होगी है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू रो ई अपॉन 3m एप्सिलॉन नॉट, तो t की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब t की वैल्यू फाइंड करोगे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन बच्चों जो पीछे किया ना हमने वो सेम सा क्वेश्चन है, कैसे देखो, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ये रेडियस है बच्चों इसकी 4r, ये कोई स्फेरिकल कैविटी है, ये हमें गिवन है बच्चों r2, और यहाँ से हमें कितना गिवन है इसके सेंटर से, चलिए r1 गिवन है ना, r1 ये इसका सेंटर, और ये हमें कितना गिवन है बच्चों r2 गिवन है, और ये कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये डिस्टेंस भी गिवन है क्या L। वही है बच्चों क्वेश्चन, तो इसमें कुछ और है ही नहीं, चार्ज डेंसिटी रो गिवन है, टोटल अगर ये कैविटी नहीं होती तब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती, इनसाइड है तो इनसाइड के लिए रो r1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कैविटी के पॉइंट इनसाइड में ये माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r2। देखो अगर ये कैविटी नहीं होती तब ये डिस्टेंस r1 है इसके सेंटर से इस पॉइंट P पे, इनसाइड है इस सॉलिड स्फीयर के, इनसाइड कितनी होती है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन r क्या मेरा r1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड लिख सकते हो डायरेक्शन लिख सकते हो, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन से हमें पता चलेगा तो ये होने वाला क्या है इसमें सिस्टम, और रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r2, ये जो कैविटी है इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस का रो होगी, लेकिन इस कैविटी के इनसाइड में तो ये पॉइंट है बच्चों, इस पे टोटल पे माइनस का रो होगा, ठीक है ना, तभी तो कैविटी फॉर्म करेगी, वरना तो होगी नहीं। सो r2, अब देखो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस का r1 माइनस r2, ये बच्चों L वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड नहीं लेके इसकी डायरेक्शन ले लेता हूँ, सेंटर से इस सेंटर की L वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, अच्छा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है मैं, टू साइड सेम ऑर्डर में हो तो थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में होगी तो ये रिजल्टेंट देगी, L प्लस r2 L वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर, सो L वेक्टर इज इक्वल टू r1 माइनस r2 वेक्टर, तो यहाँ पे रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट L वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड देखना है बच्चों रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस कैविटी के इनसाइड में कांस्टेंट रहेगी। जो पीछे क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन था, r1 r2 दे दिया, तो हम कैसे करेंगे उसके लिए देख रहे हैं। एक वो करवा दिया क्या सिलेंडर वाला तो करवा दिया बच्चों है ना, और कुछ रह गया हो तो बताओ। इतनी ही है। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।